अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 43 के बारे में बताएंगे। करा बेग जब कबीले से भाग जाता है तो अर्तुगरुल अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। आरिफ साहब अपने खैमे में होते हैं और एक खत तहरीर करते हैं, रियासतों को बनाने और गिराने वालों के नाम आरिफ का सलाम। आरिफ साहब खत में मजीद लिखते हैं कि जनाब अर्तुगरुल साहब ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया, इन्हें सब दुश्मनों के खिलाफ फतह हासिल हुई है। वो मजीद लिखते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें आपसे मिलवाने अहलत लेकर आना चाहता हूँ। व्यूअर्स, इससे तो यही जाहिर होता है कि आरिफ साहब भी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों में शुमार होते हैं। तैमूर गोगची के साथ अपने खैमे में मौजूद होता है कि इसके दोनों सिपाही वहाँ जाते हैं। तैमूर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो सिपाही अपने बच जाने के मुतालिक अपने साहब को आगाह करते हैं। सफ्तर तैमूर से कहता है कि कोजाबश ने जो कुछ भी किया हमें उस सब का पता चल चुका है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अर्तुगरुल के सिपाही करा बेग को तलाश नहीं कर पाते क्योंकि नोयान पहले ही करा बेग को अपने पराव में ले आता है। तनगूद नोयान के पास आता है और उसे वो दस्तीवाज दिखाता है जो उसने हलीमा से जब्त कर ली थी। तनगूद नोयान को बताता है कि सारिम खूनिया गया है, नोयान, हलीमा और लोहार के साथ। नोयान तनगूद की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और करा बेग का गिरबान पकड़ता है और उसको कहता है कि सारिम और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन से हरगिज न मिल सकें। नोयान करा बेग से मजीद कहता है कि तुम महल जाओगे और इस मामले को देखोगे। सुल्तान से बात करने का मौका हासिल करने से पहले तुम हलीमा, सुल्तान और सारिम को खत्म कर दोगे। नोयान करा बेग को हुक्म देता है कि कल सुबह सवेरे तुम कोनिया रवाना हो जाओगे, तुम्हें कुछ न हो इसलिए तनगूद भी तुम्हारे साथ जाएगा। नोयान के जाने के बाद तनगूद अपने खैमे में आता है और उसे वो सब बातें याद आती हैं जब नोयान ने उस पर जुल्म किए थे। तनगूद खुद कलामी करते हुए कहता है कि नोयान, तुमने उक्ताई खान की शानदार फौज को इस सरजमीन पर जाया कर दिया। वो मजीद कहता है कि तुमने अपने ही सिपाहियों को मरवाने के लिए छोड़ दिया। अब फतह तुम्हें नहीं जचती नोयान, बल्कि शिकस्त तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब रहेगी। तनगूद मजीद सोचता है, नोयान, मैं तुमसे तब तक जंग करता रहूंगा जब तक तुमसे सलारी का ओहदा वापस नहीं ले लेता। इसके बाद तनगूद अब्दुल रहमान के पास आता है और उससे कहता है, अब्दुल रहमान, क्या तुम अपना वफादारी बेचकर नोयान के पास आकर खुश हो? अब्दुल रहमान जवाब देता है कि तनगूद, मैंने कुछ भी नहीं बेचा, मैं सिर्फ उक्ताई खान की फौज में एक मुकाम हासिल करने के लिए आया हूँ। तनगूद जवाब में कहता है कि नोयान हर रोज हमें मरने के लिए भेज देता है, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं। तनगूद मजीद कहता है कि अगर हम जंग के मैदान से वापस आ भी जाएं तो यहाँ आके रोते ही हैं कि हम मर क्यों नहीं गए। अब्दुल रहमान जवाब में कहता है कि तनगूद, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तो तनगूद उसे बताता है, नोयान कल करा बेग को कोनिया रवाना करेगा। नोयान ने करा बेग को हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने से पहले ही कत्ल करने की हदायत की है। इसके बाद तनगूद वहां से आ जाता है और खुद कलामी करता है, अब्दुल रहमान, तुम्हें अर्तुगरुल को मुझे देना ही होगा। अब्दुल रहमान तनगूद की बात सुनने के बाद फौरन हनी की गार में आता है और उसे कहता है कि फौरन अभी जाके अर्तुगरुल को बताओ कि हलीमा, सुल्तान और सारिम संगीन खतरे में हैं। उधर कबीले में सरदार खुशनूद के औताक में जिरगा बैठता है। अर्तुगरुल को उसकी जिम्मेदारियां वापस देने के लिए सरदार आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। गुंदोगदू जिरगे में कहता है कि जब से हमने अर्तुगरुल से उसकी जिम्मेदारियां वापस ली हैं तब से अब तक अर्तुगरुल ने जो कुछ भी कहा वो सब सच साबित हुआ। तैमूर गुंदोगदू से कहता है कि आप मुझसे सिपाहियों की सरबराही वापस लेना चाहते हैं क्या? अर्तुगरुल जवाब में कहता है कि बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त है कि सिपाहियों की कमान हमें वापस दी जाए। तैमूर जवाब में कहता है कि क्या अब आप इस अपाहज हाथ के साथ सिपाहियों की जिम्मेदारी उठाएंगे? जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। अर्तुगरुल सारे जिरगे से कहता है कि हम चाहते हैं कि सिपाहियों की निगरानी गुंदोगदू करें। कबीले के तमाम सरदार गुंदोगदू को अपना नया सिपा सलार मुकर्रर कर लेते हैं। रात के वक्त जब अर्तुगरुल अपने खैमे में मौजूद होता है तो गनी उसके पास आता है और कहता है कि सिपाही अब्दुल रहमान नोयान की तरफ से खबर लाए हैं। गनी अर्तुगरुल को बताता है कि हलीमा सुल्तान खतरे में हैं, नोयान ने इनको मारने के लिए करा बेग को इनके पीछे कोनिया रवाना किया है। अर्तुगरुल सारी बात जाके गुंदोगदू को बताता है और कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो हलीमा सुल्तान और दिली दमीर दोनों की जान को खतरा है।
अगले दिन अर्तुरुल अपने सिपाहियों को लेकर कोनिया की जानिब रवाना हो जाता है। तनगूत और कराबेग पहले से ही उस रास्ते में मौजूद होते हैं। कराबेग तनगूत से कहता है कि तुम आग से खेल रहे हो। कराबेग मजीद कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अर्तुरुल कितनी बड़ी मुसीबत है। तो तनगूत जवाब में कहता है कि इसको मैं खुद कत्ल करूंगा। अर्तुरुल और उसके साथी तनगूत और कराबेग तक पहुंच जाते हैं। तनगूत उन्हें कहता है कि हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। दुआन तनगूत से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। इसके बाद मंगोल सिपाहियों और अर्तुरुल के सिपाहियों में जंग लड़ जाती है। कराबेग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है तो अर्तुरुल भी इसके पीछे आ जाता है। अर्तुरुल कराबेग को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ महल में नोयान के लिए कौन काम करता है। इतने में पीछे से तनगूत आ जाता है और वो फिर कराबेग को वहां पर मार देता है। तनगूत एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि तनगूत को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। एक ही वजह हो सकती है कि इन्हें अब्दुर्रहमान की सरगर्मियों का पता चल चुका है। अर्तुरुल मजीद कहता है कि लगता है कि अब्दुर्रहमान इस सब के बारे में बेखबर है, लेकिन नोयान अभी अब्दुर्रहमान को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब्दुर्रहमान के जरिए मुझे हासिल करेगा। और उधर कबीले में कोंजागुल का रिश्ता गुंदोक्तू के साथ तय हो जाता है। आरिफ साहब अर्तुरुल को अपने हैमे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का सलाम देता हूँ। और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत नोयान से कहता है कि कराबेग जैसे ही सादुद्दीन कोपेक का नाम लेने वाला था तो मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। नोयान तनगूत से पूछता है कि अर्तुरुल को कैसे मालूम हुआ कि वो लोग महल की तरफ जा रहे हैं। नोयान तनगूत से मजीद कहता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार जरूर मौजूद है। वो मजीद कहता है कि गद्दार जो कोई भी है मुझे अर्तुरुल तक पहुंचा देगा। और उधर आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर अहलियत पहुंचते हैं ताकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से अर्तुरुल को मिलवा सकें। आरिफ साहब रास्ते में अर्तुरुल को बताते हैं कि ये खिता मुबारक खिता है और हमारा दारुल हुकूमत रह चुका है। आरिफ साहब अर्तुरुल को मजीद बताते हैं कि दर हकीकत हमारे सुल्तान अलपार सलान ने मालसगीरत को फतह करने से पहले इसी जगह पर अपनी फौज इकट्ठी की थी और यही वजह है कि सरजमीन की हिफाजत हमारे बुजुर्गों की मीरास की हिफाजत है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम शहर तामीर की हैं, जैसे समरकंद, बुखारा, तबरीज, रे। आरिफ साहब अर्तुरुल से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि बहाली अरूज की आग इन्हीं शहरों से शुरू होगी। इसके बाद अर्तुरुल और आरिफ साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में शामिल हो जाते हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने पास बुलाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में गुज़िश्ता बहादुरों जैसे हिम्मत देखी है। वो अर्तुरुल से मजीद पूछते हैं कि तुर्क इस्लामी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अर्तुरुल से कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अब जिस जगह तुम्हें जाना है वो बाज़ंतीनी शहर के अकब में है। वो मजीद बताते हैं कि वो जगह जरखेज और अछूती है, अपने कबीले को वहाँ हिजरत करने की कोशिश करो। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को एक बार जाकर देख आओ। मेहरदीन आयतुलन और कोंजागुल के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सादुद्दीन कोपेक ने खत लिखा है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत ही जल्द तमाम तुर्क सरदारों को मेरी सरदारी के लिए ताबे कर लेगा। मेहरदीन मजीद बताता है कि सादुद्दीन कोपेक और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तुरुल की लाश। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर बाज़ंतीनी शहर के अकब में वो सरजमीन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल वहां जाकर जोगानी से बातें करते हुए कहता है कि हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा और वो दिन भी जरूर आएगा जब हम मजबूत और मुत्तहिद हो जाएंगे। एक जंगजू औरत गुलबानो कबीले में आती है और वो आयतुलन से मिलती है। आयतुलन उससे कहती है कि अभी तो जाकर आराम करो, लेकिन खैमे में बहुत से मसाइल हैं। तुमने सुना तो होगा कि काई हमारे कबीले में पनाह गजीन है। दुआन एक नजर गुलबानो को देखता है तो गुलबानो उसके दिल में घर कर जाती है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 43 के बारे में बताएंगे। कराबेग जब कबीले से भाग जाता है तो अर्तुरुल अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है।
عارف صاحب اپنے خیمے میں ہوتے ہیں اور ایک خط تحریر کرتے ہیں، ریاستوں کو بنانے اور گرانے والوں کے نام، عارف کا سلام۔ عارف صاحب خط میں مزید لکھتے ہیں کہ جناب ارطغرل صاحب نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا، انہیں سب دشمنوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں آپ سے ملوانے اہلیت لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ویورز، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عارف صاحب بھی سفید داڑھی والے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تیمور گوگٹی کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے کہ اس کے دونوں سپاہی وہاں جاتے ہیں۔ تیمور انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سپاہی اپنے بچ جانے کے متعلق اپنے صاحب کو آگاہ کرتے ہیں۔ صفدر تیمور سے کہتا ہے کہ کوجابش نے جو کچھ بھی کیا ہمیں اس سب کا پتہ چل چکا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ارطغرل کے سپاہی قرابیگ کو تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ نویان پہلے ہی قرابیگ کو اپنے پراؤں میں لے آتا ہے۔ تنگوت نویان کے پاس آتا ہے اور اسے وہ دستیواز دکھاتا ہے جو اس نے حلیمہ سے ضبط کر لی تھی۔ تنگوت نویان کو بتاتا ہے کہ سارم کونیا گیا ہے، نویان، حلیمہ اور لوہار کے ساتھ۔ نویان تنگوت کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور قرابیگ کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ سارم اور حلیمہ سلطان علاء الدین سے ہرگز نہ مل سکیں۔ نویان قرابیگ سے مزید کہتا ہے کہ تم محل جاؤ گے اور اس معاملے کو دیکھو گے، سلطان سے بات کرنے کا موقع حاصل کرنے سے پہلے تم حلیمہ سلطان اور سارم کو ختم کر دو گے۔ نویان قرابیگ کو حکم دیتا ہے کہ کل صبح سویرے تم کونیا روانہ ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ نہ ہو اس لیے تنگوت بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ نویان کے جانے کے بعد تنگوت اپنے خیمے میں آتا ہے اور اسے وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جب نویان نے اس پر ظلم کیے تھے۔ تنگوت خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نویان، تم نے اوکتائی خان کی شاندار فوج کو اس سرزمین پر ضائع کر دیا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہی سپاہیوں کو مروانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب فتح تمہیں نہیں جچتی نویان، بلکہ شکست تمہارے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ تنگوت مزید سوچتا ہے، نویان، میں تم سے تب تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک تم سے سلاری کا عہدہ واپس نہیں لے لیتا۔ اس کے بعد تنگوت عبد الرحمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، عبد الرحمن، کیا تم اپنا وفاداری بیچ کر نویان کے پاس آ کر خوش ہو؟ عبد الرحمن جواب دیتا ہے کہ تنگوت، میں نے کچھ بھی نہیں بیچا، میں صرف اوکتائی خان کی فوج میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تنگوت جواب میں کہتا ہے کہ نویان ہر روز ہمیں مرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، ہم کسی بھی لمحے مر سکتے ہیں۔ تنگوت مزید کہتا ہے کہ اگر ہم جنگ کے میدان سے واپس آ بھی جائیں تو یہاں آ کے روتے ہی ہیں کہ ہم مر کیوں نہیں گئے۔ عبد الرحمن جواب میں کہتا ہے کہ تنگوت، تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ تو تنگوت اسے بتاتا ہے، نویان کل قرابیگ کو کونیا روانہ کرے گا۔ نویان نے قرابیگ کو حلیمہ سلطان کو سلطان علاء الدین سے ملنے سے پہلے ہی قتل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد تنگوت وہاں سے آ جاتا ہے اور خود کلامی کرتا ہے، عبد الرحمن، تمہیں ارطغرل کو مجھے دینا ہی ہوگا۔ عبد الرحمن تنگوت کی بات سننے کے بعد فوراً ہنی کی غار میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فوراً ابھی جا کے ارطغرل کو بتاؤ کہ حلیمہ سلطان اور سارم سنگین خطرے میں ہیں۔ ادھر قبیلے میں سردار خوشنود کے اتاق میں جرگہ بیٹھتا ہے۔ ارطغرل کو اس کی ذمہ داریاں واپس دینے کے لیے سردار آپس میں بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ گندوگدو جرگے میں کہتا ہے کہ جب سے ہم نے ارطغرل سے اس کی ذمہ داریاں واپس لی ہیں تب سے اب تک ارطغرل نے جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ تیمور گندوگدو سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سپاہیوں کی سربراہی واپس لینا چاہتے ہیں کیا؟ ارطغرل جواب میں کہتا ہے کہ برائے مہربانی ہماری درخواست ہے کہ سپاہیوں کی کمان ہمیں واپس دی جائے۔ تیمور جواب میں کہتا ہے کہ کیا اب آپ اس اپاہج ہاتھ کے ساتھ سپاہیوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں سپاہیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا۔ ارطغرل سارے جرگے سے کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپاہیوں کی نگرانی گندوگدو کریں۔ قبیلے کے تمام سردار گندوگدو کو اپنا نیا سپہ سالار مقرر کر لیتے ہیں۔ رات کے وقت جب ارطغرل اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے تو غنی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہی عبد الرحمن نویان کی طرف سے خبر لائے ہیں۔ غنی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ حلیمہ سلطان خطرے میں ہیں، نویان نے ان کو مارنے کے لیے قرابیگ کو ان کے پیچھے کونیا روانہ کیا ہے۔ ارطغرل ساری بات جا کے گندوگدو کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو حلیمہ سلطان اور دلی دمیر دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اگلے دن ارطغرل اپنے سپاہیوں کو لے کر کونیا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ تنگوت اور قرابیگ پہلے سے ہی اس رستے میں موجود ہوتے ہیں۔ قرابیگ تنگوت سے کہتا ہے کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ قرابیگ مزید کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ارطغرل کتنی بڑی مصیبت ہے؟
तो तनगूत जवाब में कहता है कि इसको मैं खुद कत्ल करूंगा। अर्तुरुल और उसके साथी तनगूत और कराबेग तक पहुंच जाते हैं। तनगूत उन्हें कहता है कि हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। दुआन तनगूत से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। इसके बाद मंगोल सिपाहियों और अर्तुरुल के सिपाहियों में जंग लड़ जाती है। कराबेग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है तो अर्तुरुल भी इसके पीछे आ जाता है। अर्तुरुल कराबेग को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ महल में नोयान के लिए कौन काम करता है। इतने में पीछे से तनगूत आ जाता है और वो फिर कराबेग को वहां पर मार देता है। तनगूत एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि तनगूत को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। एक ही वजह हो सकती है कि इन्हें अब्दुर्रहमान की सरगर्मियों का पता चल चुका है। अर्तुरुल मजीद कहता है कि लगता है कि अब्दुर्रहमान इस सब के बारे में बेखबर है, लेकिन नोयान अभी अब्दुर्रहमान को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब्दुर्रहमान के जरिए मुझे हासिल करेगा। और उधर कबीले में कोंजागुल का रिश्ता गुंदोक्तू के साथ तय हो जाता है। आरिफ साहब अर्तुरुल को अपने खेमे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का सलाम देता हूँ। और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत नोयान से कहता है कि कराबेग जैसे ही सादुद्दीन कोपेक का नाम लेने वाला था तो मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। नोयान तनगूत से पूछता है कि अर्तुरुल को कैसे मालूम हुआ कि वो लोग महल की तरफ जा रहे हैं। नोयान तनगूत से मजीद कहता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार जरूर मौजूद है। वो मजीद कहता है कि गद्दार जो कोई भी है मुझे अर्तुरुल तक पहुंचा देगा। और उधर आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर अहलत पहुंचते हैं ताकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से अर्तुरुल को मिलवा सकें। आरिफ साहब रास्ते में अर्तुरुल को बताते हैं कि ये खिता मुबारक खिता है और हमारा दारुल हुकूमत रह चुका है। आरिफ साहब अर्तुरुल को मजीद बताते हैं कि दर हकीकत हमारे सुल्तान अल्पार सलान ने मालसगीरत को फतह करने से पहले इसी जगह पर अपनी फौज इकट्ठी की थी और यही वजह है कि सरजमीन की हिफाजत हमारे बुजुर्गों की मीरास की हिफाजत है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम शहर तामीर की हैं, जैसे समरकंद, बुखारा, तबरीज, रे। आरिफ साहब अर्तुरुल से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि बहाली अरूज की ये आग इन्हीं शहरों से शुरू होगी। इसके बाद अर्तुरुल और आरिफ साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में शामिल हो जाते हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने पास बुलाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में गुज़िश्ता बहादुरों जैसे हिम्मत देखी है। वो अर्तुरुल से मजीद पूछते हैं कि तुर्क इस्लामी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अर्तुरुल से कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अब जिस जगह तुम्हें जाना है वो बाज़ंतीनी शहर के अकब में है। वो मजीद बताते हैं कि वो जगह जरखेज और अछूती है, अपने कबीले को वहाँ हिजरत करने की कोशिश करो। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को एक बार जाकर देख आओ। मेहरदीन आयतुलन और कोंजागुल के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सादुद्दीन कोपेक ने खत लिखा है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत ही जल्द तमाम तुर्क सरदारों को मेरी सरदारी के लिए ताबे कर लेगा। मेहरदीन मजीद बताता है कि सादुद्दीन कोपेक और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तुरुल की लाश। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर बाज़ंतीनी शहर के अकब में वो सरजमीन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल वहां जाकर जोगानी से बातें करते हुए कहता है कि हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा और वो दिन भी जरूर आएगा जब हम मजबूत और मुत्तहिद हो जाएंगे। एक जंगजू औरत गुलबानो कबीले में आती है और वो आयतुलन से मिलती है। आयतुलन उससे कहती है कि अभी तो जाकर आराम करो, लेकिन खेमे में बहुत से मसाइल हैं। तुमने सुना तो होगा कि काई हमारे कबीले में पनाह गजीन है। दुहान एक नजर गुलबानो को देखता है तो गुलबानो उसके दिल में घर कर जाती है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 43 के बारे में बताएंगे। कराबेग जब कबीले से भाग जाता है तो अर्तुरुल अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। आरिफ साहब अपने खेमे में होते हैं और एक खत तहरीर करते हैं, रियासतों को बनाने और गिराने वालों के नाम आरिफ का सलाम। आरिफ साहब खत में मजीद लिखते हैं कि जनाब अर्तुरुल साहब ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया, इन्हें सब दुश्मनों के खिलाफ फतह हासिल हुई है।
وہ مزید لکھتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں آپ سے ملوانے اہلیت لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ویورز اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عارف صاحب بھی سفید داڑھی والے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تیمور گوگٹی کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے کہ اس کے دونوں سپاہی وہاں جاتے ہیں۔ تیمور انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سپاہی اپنے بچ جانے کے متعلق اپنے صاحب کو آگاہ کرتے ہیں۔ صفدر تیمور سے کہتا ہے کہ کوجابش نے جو کچھ بھی کیا ہمیں اس سب کا پتہ چل چکا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ارطغرل کے سپاہی کرابیگ کو تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ نویان پہلے ہی کرابیگ کو اپنے پراؤں میں لے آتا ہے۔ تنگوت نویان کے پاس آتا ہے اور اسے وہ دستیواز دکھاتا ہے جو اس نے حلیمہ سے ضبط کر لی تھی۔ تنگوت نویان کو بتاتا ہے کہ سارم کونیا گیا ہے، نویان، حلیمہ اور لوہار کے ساتھ۔ نویان تنگوت کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کرابیگ کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ سارم اور حلیمہ سلطان علاء الدین سے ہرگز نہ مل سکیں۔ نویان کرابیگ سے مزید کہتا ہے کہ تم محل جاؤ گے اور اس معاملے کو دیکھو گے۔ سلطان سے بات کرنے کا موقع حاصل کرنے سے پہلے تم حلیمہ سلطان اور سارم کو ختم کر دو گے۔ نویان کرابیگ کو حکم دیتا ہے کہ کل صبح سویرے تم کونیا روانہ ہو جاؤ گے۔ تمہیں کچھ نہ ہو اس لیے تنگوت بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ نویان کے جانے کے بعد تنگوت اپنے خیمے میں آتا ہے اور اسے وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جب نویان نے اس پر ظلم کیے تھے۔ تنگوت خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نویان تم نے اوکتائی خان کی شاندار فوج کو اس سرزمین پر ضائع کر دیا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہی سپاہیوں کو مروانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب فتح تمہیں نہیں جچتی نویان، بلکہ شکست تمہارے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ تنگوت مزید سوچتا ہے نویان میں تم سے تب تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک تم سے سلاری کا عہدہ واپس نہیں لے لیتا۔ اس کے بعد تنگوت عبد الرحمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے عبد الرحمن کیا تم اپنا وفاداری بیچ کر نویان کے پاس آ کر خوش ہو؟ عبد الرحمن جواب دیتا ہے کہ تنگوت میں نے کچھ بھی نہیں بیچا، میں صرف اوکتائی خان کی فوج میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تنگوت جواب میں کہتا ہے کہ نویان ہر روز ہمیں مرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، ہم کسی بھی لمحے مر سکتے ہیں۔ تنگوت مزید کہتا ہے کہ اگر ہم جنگ کے میدان سے واپس آ بھی جائیں تو یہاں آ کے روتے ہی ہیں کہ ہم مر کیوں نہیں گئے۔ عبد الرحمن جواب میں کہتا ہے کہ تنگوت تم کافی پریشان لگ رہے ہو، تو تنگوت اسے بتاتا ہے نویان کل کرابیگ کو کونیا روانہ کرے گا۔ نویان نے کرابیگ کو حلیمہ سلطان کو سلطان علاء الدین سے ملنے سے پہلے ہی قتل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد تنگوت وہاں سے آ جاتا ہے اور خود کلامی کرتا ہے عبد الرحمن تمہیں ارطغرل کو مجھے دینا ہی ہوگا۔ عبد الرحمن تنگوت کی بات سننے کے بعد فوراً ہنی کی غار میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فوراً ابھی جا کے ارطغرل کو بتاؤ کہ حلیمہ سلطان اور سارم سنگین خطرے میں ہیں۔ ادھر قبیلے میں سردار خوشنود کے اتاق میں جرگہ بیٹھتا ہے۔ ارطغرل کو اس کی ذمہ داریاں واپس دینے کے لیے سردار آپس میں بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ گندوگدو جرگے میں کہتا ہے کہ جب سے ہم نے ارطغرل سے اس کی ذمہ داریاں واپس لی ہیں تب سے اب تک ارطغرل نے جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ تیمور گندوگدو سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سپاہیوں کی سربراہی واپس لینا چاہتے ہیں کیا؟ ارطغرل جواب میں کہتا ہے کہ برائے مہربانی ہماری درخواست ہے کہ سپاہیوں کی کمان ہمیں واپس دی جائے۔ تیمور جواب میں کہتا ہے کہ کیا اب آپ اس اپاہج ہاتھ کے ساتھ سپاہیوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں سپاہیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا۔ ارطغرل سارے جرگے سے کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپاہیوں کی نگرانی گندوگدو کریں۔ قبیلے کے تمام سردار گندوگدو کو اپنا نیا سپہ سالار مقرر کر لیتے ہیں۔ رات کے وقت جب ارطغرل اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے تو غنی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہی عبد الرحمن نویان کی طرف سے خبر لائے ہیں۔ غنی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ حلیمہ سلطان خطرے میں ہیں، نویان نے ان کو مارنے کے لیے کرابیگ کو ان کے پیچھے کونیا روانہ کیا ہے۔ ارطغرل ساری بات جا کے گندوگدو کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو حلیمہ سلطان اور دلی دمیر دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اگلے دن ارطغرل اپنے سپاہیوں کو لے کر کونیا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ تنگوت اور کرابیگ پہلے سے ہی اس راستے میں موجود ہوتے ہیں۔ کرابیگ تنگوت سے کہتا ہے کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ کرابیگ مزید کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ارطغرل کتنی بڑی مصیبت ہے؟ تو تنگوت جواب میں کہتا ہے کہ اس کو میں خود قتل کروں گا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی تنگوت اور کرابیگ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تنگوت انہیں کہتا ہے کہ ہم آپ ہی لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ دوان تنگوت سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ہم لوگ یہاں پر آئیں گے؟ اس کے بعد منگول سپاہیوں اور ارطغرل کے سپاہیوں میں جنگ لڑ جاتی ہے۔
कराबेग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है तो अर्तुरुल भी इसके पीछे आ जाता है। अर्तुरुल कराबेग को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ महल में नोयान के लिए कौन काम करता है। इतने में पीछे से तनगूत आ जाता है और वो फिर कराबेग को वहां पर मार देता है। तनगूत एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि तनगूत को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। एक ही वजह हो सकती है कि इन्हें अब्दुर्रहमान की सरगर्मियों का पता चल चुका है। अर्तुरुल मजीद कहता है कि लगता है कि अब्दुर्रहमान इस सब के बारे में बेखबर है, लेकिन नोयान अभी अब्दुर्रहमान को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब्दुर्रहमान के जरिए मुझे हासिल करेगा। और उधर कबीले में कोंजागुल का रिश्ता गुंदोक्तू के साथ तय हो जाता है। आरिफ साहब अर्तुरुल को अपने खेमे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का सलाम देता हूँ। और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत नोयान से कहता है कि कराबेग जैसे ही सादुद्दीन कोपेक का नाम लेने वाला था तो मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। नोयान तनगूत से पूछता है कि अर्तुरुल को कैसे मालूम हुआ कि वो लोग महल की तरफ जा रहे हैं। नोयान तनगूत से मजीद कहता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार जरूर मौजूद है। वो मजीद कहता है कि गद्दार जो कोई भी है मुझे अर्तुरुल तक पहुंचा देगा। और उधर आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर अहलत पहुंचते हैं ताकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से अर्तुरुल को मिलवा सकें। आरिफ साहब रास्ते में अर्तुरुल को बताते हैं कि ये खिता मुबारक खिता है और हमारा दारुल हुकूमत रह चुका है। आरिफ साहब अर्तुरुल को मजीद बताते हैं कि दर हकीकत हमारे सुल्तान अल्पार सलान ने मालसगीरत को फतह करने से पहले इसी जगह पर अपनी फौज इकट्ठी की थी और यही वजह है कि सरजमीन की हिफाजत हमारे बुजुर्गों की मीरास की हिफाजत है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम शहर तामीर की हैं, जैसे समरकंद, बुखारा, तबरीज, रे। आरिफ साहब अर्तुरुल से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि बहाली अरूज की ये आग इन्हीं शहरों से शुरू होगी। इसके बाद अर्तुरुल और आरिफ साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में शामिल हो जाते हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने पास बुलाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में गुज़िश्ता बहादुरों जैसे हिम्मत देखी है। वो अर्तुरुल से मजीद पूछते हैं कि तुर्क इस्लामी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अर्तुरुल से कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अब जिस जगह तुम्हें जाना है वो बाज़ंतीनी शहर के अकब में है। वो मजीद बताते हैं कि वो जगह जरखेज और अछूती है, अपने कबीले को वहाँ हिजरत करने की कोशिश करो। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को एक बार जाकर देख आओ। मेहरदीन आयतुलन और कोंजागुल के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सादुद्दीन कोपेक ने खत लिखा है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत ही जल्द तमाम तुर्क सरदारों को मेरी सरदारी के लिए ताबे कर लेगा। मेहरदीन मजीद बताता है कि सादुद्दीन कोपेक और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तुरुल की लाश। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर बाज़ंतीनी शहर के अकब में वो सरजमीन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल वहां जाकर जोगानी से बातें करते हुए कहता है कि हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा और वो दिन भी जरूर आएगा जब हम मजबूत और मुत्तहिद हो जाएंगे। एक जंगजू औरत गुलबानो कबीले में आती है और वो आयतुलन से मिलती है। आयतुलन उससे कहती है कि अभी तो जाकर आराम करो, लेकिन खेमे में बहुत से मसाइल हैं। तुमने सुना तो होगा कि काई हमारे कबीले में पनाह गजीन है। दुहान एक नजर गुलबानो को देखता है तो गुलबानो उसके दिल में घर कर जाती है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 43 के बारे में बताएंगे। कराबेग जब कबीले से भाग जाता है तो अर्तुरुल अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। आरिफ साहब अपने खेमे में होते हैं और एक खत तहरीर करते हैं, रियासतों को बनाने और गिराने वालों के नाम आरिफ का सलाम। आरिफ साहब खत में मजीद लिखते हैं कि जनाब अर्तुरुल साहब ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया, इन्हें सब दुश्मनों के खिलाफ फतह हासिल हुई है। वो मजीद लिखते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें आपसे मिलवाने अहलत लेकर आना चाहता हूँ। व्यूअर्स, इससे तो यही जाहिर होता है कि आरिफ साहब भी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों में शुमार होते हैं। तैमूर गोगची के साथ अपने खेमे में मौजूद होता है कि इसके दोनों सिपाही वहां जाते हैं।
तैमूर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो सिपाही अपने बच जाने के मुतालिक अपने साहब को आगाह करते हैं। सफ्तर तैमूर से कहता है कि कोजाबिश ने जो कुछ भी किया हमें उस सब का पता चल चुका है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अर्तुरुल के सिपाही कराबेग को तलाश नहीं कर पाते क्योंकि नोयान पहले ही कराबेग को अपने पराव में ले आता है। तनगूत नोयान के पास आता है और उसे वो दस्तीवाज दिखाता है जो उसने हलीमा से जब्त कर ली थी। तनगूत नोयान को बताता है कि सारिम कूनिया गया है नोयान, हलीमा और लोहार के साथ। नोयान तनगूत की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कराबेग का गिरबान पकड़ता है और उसको कहता है कि सारिम और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन से हरगिज न मिल सकें। नोयान कराबेग से मजीद कहता है कि तुम महल जाओगे और इस मामले को देखोगे। सुल्तान से बात करने का मौका हासिल करने से पहले तुम हलीमा सुल्तान और सारिम को खत्म कर दोगे। नोयान कराबेग को हुक्म देता है कि कल सुबह सवेरे तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। तुम्हें कुछ न हो इसलिए तनगूत भी तुम्हारे साथ जाएगा। नोयान के जाने के बाद तनगूत अपने खेमे में आता है और उसे वो सब बातें याद आती हैं जब जब नोयान ने उस पर जुल्म किए थे। तनगूत खुद कलामी करते हुए कहता है कि नोयान, तुमने उक्ताई खान की शानदार फौज को इस सरजमीन पर जाया कर दिया। वो मजीद कहता है कि तुमने अपने ही सिपाहियों को मरवाने के लिए छोड़ दिया। अब फतह तुम्हें नहीं जचती नोयान, बल्कि शिकस्त तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब रहेगी। तनगूत मजीद सोचता है, नोयान, मैं तुमसे तब तक जंग करता रहूंगा जब तक तुमसे सलारी का ओहदा वापस नहीं ले लेता। इसके बाद तनगूत अब्दुर्रहमान के पास आता है और उससे कहता है, अब्दुर्रहमान, क्या तुम अपना वफादारी बेचकर नोयान के पास आकर खुश हो? अब्दुर्रहमान जवाब देता है कि तनगूत, मैंने कुछ भी नहीं बेचा, मैं सिर्फ उक्ताई खान की फौज में एक मुकाम हासिल करने के लिए आया हूँ। तनगूत जवाब में कहता है कि नोयान हर रोज हमें मरने के लिए भेज देता है, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं। तनगूत मजीद कहता है कि अगर हम जंग के मैदान से वापस आ भी जाएं तो यहाँ आके रोते ही हैं कि हम मर क्यों नहीं गए। अब्दुर्रहमान जवाब में कहता है कि तनगूत, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तो तनगूत उसे बताता है, नोयान कल कराबेग को कोनिया रवाना करेगा। नोयान ने कराबेग को हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने से पहले ही कत्ल करने की हदायत की है। इसके बाद तनगूत वहां से आ जाता है और खुद कलामी करता है, अब्दुर्रहमान, तुम्हें अर्तुरुल को मुझे देना ही होगा। अब्दुर्रहमान तनगूत की बात सुनने के बाद फौरन हनी की गार में आता है और उसे कहता है कि फौरन अभी जाके अर्तुरुल को बताओ कि हलीमा सुल्तान और सारिम संगीन खतरे में हैं। उधर कबीले में सरदार खुशनूद के औताक में जिरगा बैठता है। अर्तुरुल को उसकी जिम्मेदारियां वापस देने के लिए सरदार आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। गुंदोगतू जिरगे में कहता है कि जब से हमने अर्तुरुल से उसकी जिम्मेदारियां वापस ली हैं, तब से अब तक अर्तुरुल ने जो कुछ भी कहा वो सब सच साबित हुआ। तैमूर गुंदोगतू से कहता है कि आप मुझसे सिपाहियों की सरबराही वापस लेना चाहते हैं क्या? अर्तुरुल जवाब में कहता है कि बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त है कि सिपाहियों की कमान हमें वापस दी जाए। तैमूर जवाब में कहता है कि क्या अब आप इस अपाहज हाथ के साथ सिपाहियों की जिम्मेदारी उठाएंगे? जिस पर अर्तुरुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। अर्तुरुल सारे जिरगे से कहता है कि हम चाहते हैं कि सिपाहियों की निगरानी गुंदोगतू करें। कबीले के तमाम सरदार गुंदोगतू को अपना नया सिपा सलार मुकर्रर कर लेते हैं। रात के वक्त जब अर्तुरुल अपने खेमे में मौजूद होता है तो गनी उसके पास आता है और कहता है कि सिपाही अब्दुर्रहमान नोयान की तरफ से खबर लाए हैं। गनी अर्तुरुल को बताता है कि हलीमा सुल्तान खतरे में है। नोयान ने इनको मारने के लिए कराबेग को इनके पीछे कोनिया रवाना किया है। अर्तुरुल सारी बात जाके गुंदोगतू को बताता है और कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो हलीमा सुल्तान और दिली दमीर दोनों की जान को खतरा है। अगले दिन अर्तुरुल अपने सिपाहियों को लेकर कोनिया की जानिब रवाना हो जाता है। तनगूत और कराबेग पहले से ही उस रास्ते में मौजूद होते हैं। कराबेग तनगूत से कहता है कि तुम आग से खेल रहे हो। कराबेग मजीद कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अर्तुरुल कितनी बड़ी मुसीबत है? तो तनगूत जवाब में कहता है कि इसको मैं खुद कत्ल करूंगा। अर्तुरुल और उसके साथी तनगूत और कराबेग तक पहुंच जाते हैं। तनगूत उन्हें कहता है कि हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। दुआन तनगूत से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? इसके बाद मंगोल सिपाहियों और अर्तुरुल के सिपाहियों में जंग लड़ जाती है। कराबेग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है तो अर्तुरुल भी इसके पीछे आ जाता है। अर्तुरुल कराबेग को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ, महल में नोयान के लिए कौन काम करता है? इतने में पीछे से तनगूत आ जाता है और वो फिर कराबेग को वहां पर मार देता है। तनगूत एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि तनगूत को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? एक ही वजह हो सकती है कि इन्हें अब्दुर्रहमान की सरगर्मियों का पता चल चुका है।
अर्तुरुल मजीद कहता है कि लगता है कि अब्दुर्रहमान इस सब के बारे में बेखबर है, लेकिन नोयान अभी अब्दुर्रहमान को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब्दुर्रहमान के जरिए मुझे हासिल करेगा। और उधर कबीले में कोंजागुल का रिश्ता गुंदोक्तू के साथ तय हो जाता है। आरिफ साहब अर्तुरुल को अपने खेमे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का सलाम देता हूँ। और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत नोयान से कहता है कि कराबेग जैसे ही सादुद्दीन कोपेक का नाम लेने वाला था तो मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। नोयान तनगूत से पूछता है कि अर्तुरुल को कैसे मालूम हुआ कि वो लोग महल की तरफ जा रहे हैं। नोयान तनगूत से मजीद कहता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार जरूर मौजूद है। वो मजीद कहता है कि गद्दार जो कोई भी है मुझे अर्तुरुल तक पहुंचा देगा। और उधर आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर अहलत पहुंचते हैं ताकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से अर्तुरुल को मिलवा सकें। आरिफ साहब रास्ते में अर्तुरुल को बताते हैं कि ये खिता मुबारक खिता है और हमारा दारुल हुकूमत रह चुका है। आरिफ साहब अर्तुरुल को मजीद बताते हैं कि दर हकीकत हमारे सुल्तान अल्पार सलान ने मालसगीरत को फतह करने से पहले इसी जगह पर अपनी फौज इकट्ठी की थी और यही वजह है कि सरजमीन की हिफाजत हमारे बुजुर्गों की मीरास की हिफाजत है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम शहर तामीर की हैं, जैसे समरकंद, बुखारा, तबरीज, रे। आरिफ साहब अर्तुरुल से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि बहाली अरूज की ये आग इन्हीं शहरों से शुरू होगी। इसके बाद अर्तुरुल और आरिफ साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में शामिल हो जाते हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने पास बुलाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में गुज़िश्ता बहादुरों जैसे हिम्मत देखी है। वो अर्तुरुल से मजीद पूछते हैं कि तुर्क इस्लामी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अर्तुरुल से कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अब जिस जगह तुम्हें जाना है वो बाज़ंतीनी शहर के अकब में है। वो मजीद बताते हैं कि वो जगह जरखेज और अछूती है, अपने कबीले को वहाँ हिजरत करने की कोशिश करो। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को एक बार जाकर देख आओ। मेहरदीन आयतुलन और कोंजागुल के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सादुद्दीन कोपेक ने खत लिखा है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत ही जल्द तमाम तुर्क सरदारों को मेरी सरदारी के लिए ताबे कर लेगा। मेहरदीन मजीद बताता है कि सादुद्दीन कोपेक और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तुरुल की लाश। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर बाज़ंतीनी शहर के अकब में वो सरजमीन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल वहां जाकर जोगानी से बातें करते हुए कहता है कि हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा और वो दिन भी जरूर आएगा जब हम मजबूत और मुत्तहिद हो जाएंगे। एक जंगजू औरत गुलबानो कबीले में आती है और वो आयतुलन से मिलती है। आयतुलन उससे कहती है कि अभी तो जाकर आराम करो, लेकिन खेमे में बहुत से मसाइल हैं। तुमने सुना तो होगा कि काई हमारे कबीले में पनाह गजीन है। दोहान एक नजर गुलबानो को देखता है तो गुलबानो उसके दिल में घर कर जाती है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 43 के बारे में बताएंगे। कराबेग जब कबीले से भाग जाता है तो अर्तुरुल अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। आरिफ साहब अपने खेमे में होते हैं और एक खत तहरीर करते हैं, रियासतों को बनाने और गिराने वालों के नाम आरिफ का सलाम। आरिफ साहब खत में मजीद लिखते हैं कि जनाब अर्तुरुल साहब ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया, इन्हें सब दुश्मनों के खिलाफ फतह हासिल हुई है। वो मजीद लिखते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें आपसे मिलवाने अहलत लेकर आना चाहता हूँ। व्यूअर्स, इससे तो यही जाहिर होता है कि आरिफ साहब भी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों में शुमार होते हैं। तैमूर गोगची के साथ अपने खेमे में मौजूद होता है कि इसके दोनों सिपाही वहां जाते हैं। तैमूर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो सिपाही अपने बच जाने के मुतालिक अपने साहब को आगाह करते हैं। सफ्तर तैमूर से कहता है कि कोजाबिश ने जो कुछ भी किया हमें उस सब का पता चल चुका है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अर्तुरुल के सिपाही कराबेग को तलाश नहीं कर पाते क्योंकि नोयान पहले ही कराबेग को अपने पराव में ले आता है। तनगूत नोयान के पास आता है और उसे वो दस्तीवाज दिखाता है जो उसने हलीमा से जब्त कर ली थी।
तनगूत नोयान को बताता है कि सारिम कूनिया गया है, नोयान हलीमा और लोहार के साथ। नोयान तनगूत की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कराबेग का गिरबान पकड़ता है और उसको कहता है कि सारिम और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन से हरगिज ना मिल सकें। नोयान कराबेग से मजीद कहता है कि तुम महल जाओगे और इस मामले को देखोगे। सुल्तान से बात करने का मौका हासिल करने से पहले तुम हलीमा सुल्तान और सारिम को खत्म कर दोगे। नोयान कराबेग को हुक्म देता है कि कल सुबह सवेरे तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। तुम्हें कुछ न हो इसलिए तनगूत भी तुम्हारे साथ जाएगा। नोयान के जाने के बाद तनगूत अपने खेमे में आता है और उसे वो सब बातें याद आती हैं जब जब नोयान ने उस पर जुल्म किए थे। तनगूत खुद कलामी करते हुए कहता है कि नोयान, तुमने उक्ताई खान की शानदार फौज को इस सरजमीन पर जाया कर दिया। वो मजीद कहता है कि तुमने अपने ही सिपाहियों को मरवाने के लिए छोड़ दिया। अब फतह तुम्हें नहीं जचती नोयान, बल्कि शिकस्त तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब रहेगी। तनगूत मजीद सोचता है, नोयान, मैं तुमसे तब तक जंग करता रहूंगा जब तक तुमसे सलारी का ओहदा वापस नहीं ले लेता। इसके बाद तनगूत अब्दुर्रहमान के पास आता है और उससे कहता है, अब्दुर्रहमान, क्या तुम अपना वफादारी बेचकर नोयान के पास आकर खुश हो? अब्दुर्रहमान जवाब देता है कि तनगूत, मैंने कुछ भी नहीं बेचा, मैं सिर्फ उक्ताई खान की फौज में एक मुकाम हासिल करने के लिए आया हूँ। तनगूत जवाब में कहता है कि नोयान हर रोज हमें मरने के लिए भेज देता है, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं। तनगूत मजीद कहता है कि अगर हम जंग के मैदान से वापस आ भी जाएं तो यहाँ आके रोते ही हैं कि हम मर क्यों नहीं गए। अब्दुर्रहमान जवाब में कहता है कि तनगूत, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तो तनगूत उसे बताता है, नोयान कल कराबेग को कोनिया रवाना करेगा। नोयान ने कराबेग को हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने से पहले ही कत्ल करने की हदायत की है। इसके बाद तनगूत वहां से आ जाता है और खुद कलामी करता है, अब्दुर्रहमान, तुम्हें अर्तुरुल को मुझे देना ही होगा। अब्दुर्रहमान तनगूत की बात सुनने के बाद फौरन हनी की गार में आता है और उसे कहता है कि फौरन अभी जाके अर्तुरुल को बताओ कि हलीमा सुल्तान और सारिम संगीन खतरे में हैं। उधर कबीले में सरदार खुशनूद के औताक में जिरगा बैठता है। अर्तुरुल को उसकी जिम्मेदारियां वापस देने के लिए सरदार आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। गुंदोगतू जिरगे में कहता है कि जब से हमने अर्तुरुल से उसकी जिम्मेदारियां वापस ली हैं, तब से अब तक अर्तुरुल ने जो कुछ भी कहा वो सब सच साबित हुआ। तैमूर गुंदोगतू से कहता है कि आप मुझसे सिपाहियों की सरबराही वापस लेना चाहते हैं क्या? अर्तुरुल जवाब में कहता है कि बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त है कि सिपाहियों की कमान हमें वापस दी जाए। तैमूर जवाब में कहता है कि क्या अब आप इस अपाहज हाथ के साथ सिपाहियों की जिम्मेदारी उठाएंगे? जिस पर अर्तुरुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। अर्तुरुल सारे जिरगे से कहता है कि हम चाहते हैं कि सिपाहियों की निगरानी गुंदोगतू करें। कबीले के तमाम सरदार गुंदोगतू को अपना नया सिपा सलार मुकर्रर कर लेते हैं। रात के वक्त जब अर्तुरुल अपने खेमे में मौजूद होता है तो गनी उसके पास आता है और कहता है कि सिपाही अब्दुर्रहमान नोयान की तरफ से खबर लाए हैं। गनी अर्तुरुल को बताता है कि हलीमा सुल्तान खतरे में है। नोयान ने इनको मारने के लिए कराबेग को इनके पीछे कोनिया रवाना किया है। अर्तुरुल सारी बात जाके गुंदोगतू को बताता है और कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो हलीमा सुल्तान और दिली दमीर दोनों की जान को खतरा है। अगले दिन अर्तुरुल अपने सिपाहियों को लेकर कोनिया की जानिब रवाना हो जाता है। तनगूत और कराबेग पहले से ही उस रास्ते में मौजूद होते हैं। कराबेग तनगूत से कहता है कि तुम आग से खेल रहे हो। कराबेग मजीद कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अर्तुरुल कितनी बड़ी मुसीबत है? तो तनगूत जवाब में कहता है कि इसको मैं खुद कत्ल करूंगा। अर्तुरुल और उसके साथी तनगूत और कराबेग तक पहुंच जाते हैं। तनगूत उन्हें कहता है कि हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। दुआन तनगूत से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? इसके बाद मंगोल सिपाहियों और अर्तुरुल के सिपाहियों में जंग लड़ जाती है। कराबेग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है तो अर्तुरुल भी इसके पीछे आ जाता है। अर्तुरुल कराबेग को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ, महल में नोयान के लिए कौन काम करता है? इतने में पीछे से तनगूत आ जाता है और वो फिर कराबेग को वहां पर मार देता है। तनगूत एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि तनगूत को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? एक ही वजह हो सकती है कि इन्हें अब्दुर्रहमान की सरगर्मियों का पता चल चुका है। अर्तुरुल मजीद कहता है कि लगता है कि अब्दुर्रहमान इस सब के बारे में बेखबर है, लेकिन नोयान अभी अब्दुर्रहमान को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब्दुर्रहमान के जरिए मुझे हासिल करेगा। और उधर कबीले में कोंजागुल का रिश्ता गुंदोगतू के साथ तय हो जाता है। आरिफ साहब अर्तुरुल को अपने खेमे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का सलाम देता हूँ
और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत नोयान से कहता है कि कराबेग जैसे ही सादुद्दीन कोपेक का नाम लेने वाला था तो मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। नोयान तनगूत से पूछता है कि अर्तुरुल को कैसे मालूम हुआ कि वो लोग महल की तरफ जा रहे हैं। नोयान तनगूत से मजीद कहता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार जरूर मौजूद है। वो मजीद कहता है कि गद्दार जो कोई भी है मुझे अर्तुरुल तक पहुंचा देगा। और उधर आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर अहलियत पहुंचते हैं ताकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से अर्तुरुल को मिलवा सकें। आरिफ साहब रास्ते में अर्तुरुल को बताते हैं कि ये खित्ता मुबारक खित्ता है और हमारा दारुल हुकूमत रह चुका है। आरिफ साहब अर्तुरुल को मजीद बताते हैं कि दर हकीकत हमारे सुल्तान अल्पार सलान ने मालसगीरत को फतह करने से पहले इसी जगह पर अपनी फौज इकट्ठी की थी और यही वजह है कि सरजमीन की हिफाजत हमारे बुजुर्गों की मीरास की हिफाजत है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम शहर तामीर की हैं, जैसे समरकंद, बुखारा, तबरीज, रे। आरिफ साहब अर्तुरुल से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि बहाली अरूज की ये आग इन्हीं शहरों से शुरू होगी। इसके बाद अर्तुरुल और आरिफ साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में शामिल हो जाते हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने पास बुलाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में गुज़िश्ता बहादुरों जैसे हिम्मत देखी है। वो अर्तुरुल से मजीद पूछते हैं कि तुर्क इस्लामी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अर्तुरुल से कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अब जिस जगह तुम्हें जाना है वो बाज़ंतीनी शहर के अकब में है। वो मजीद बताते हैं कि वो जगह जरखेज और अछूती है, अपने कबीले को वहाँ हिजरत करने की कोशिश करो। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को एक बार जाकर देख आओ। मेहरदीन आयतुलन और कोंचागुल के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सादुद्दीन कोपेक ने खत लिखा है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत ही जल्द तमाम तुर्क सरदारों को मेरी सरदारी के लिए ताबे कर लेगा। मेहरदीन मजीद बताता है कि सादुद्दीन कोपेक और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तुरुल की लाश। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर बाज़ंतीनी शहर के अकब में वो सरजमीन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल वहां जाकर जोगानी से बातें करते हुए कहता है कि हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा और वो दिन भी जरूर आएगा जब हम मजबूत और मुत्तहिद हो जाएंगे। एक जंगजू औरत गुलबानो कबीले में आती है और वो आयतुलन से मिलती है। आयतुलन उससे कहती है कि अभी तो जाकर आराम करो, लेकिन खैमे में बहुत से मसाइल हैं। तुमने सुना तो होगा कि काई हमारे कबीले में पनाह गजीन है। दोहान एक नजर गुलबानो को देखता है तो गुलबानो उसके दिल में घर कर जाती है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 43 के बारे में बताएंगे। कराबेग जब कबीले से भाग जाता है तो अर्तुरुल अपने साथियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। आरिफ साहब अपने खैमे में होते हैं और एक खत तहरीर करते हैं, रियासतों को बनाने और गिराने वालों के नाम आरिफ का सलाम। आरिफ साहब खत में मजीद लिखते हैं कि जनाब अर्तुरुल साहब ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया, इन्हें सब दुश्मनों के खिलाफ फतह हासिल हुई है। वो मजीद लिखते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें आपसे मिलवाने अहलियत लेकर आना चाहता हूँ। व्यूअर्स, इससे तो यही जाहिर होता है कि आरिफ साहब भी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों में शुमार होते हैं। तैमूर गोगची के साथ अपने खैमे में मौजूद होता है कि इसके दोनों सिपाही वहां जाते हैं। तैमूर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो सिपाही अपने बच जाने के मुतालिक अपने साहब को आगाह करते हैं। सफ्तर तैमूर से कहता है कि कोजाबश ने जो कुछ भी किया हमें उस सब का पता चल चुका है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अर्तुरुल के सिपाही कराबेग को तलाश नहीं कर पाते क्योंकि नोयान पहले ही कराबेग को अपने पड़ाव में ले आता है। तनगूत नोयान के पास आता है और उसे वो दस्तीवाज दिखाता है जो उसने हलीमा से जब्त कर ली थी। तनगूत नोयान को बताता है कि सारिम कूनिया गया है, नोयान, हलीमा और लोहार के साथ। नोयान तनगूत की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कराबेग का गिरबान पकड़ता है और उसको कहता है कि सारिम और हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन से हरगिज न मिल सकें।
नोयान कराबेग से मजीद कहता है कि तुम महल जाओगे और इस मामले को देखोगे। सुल्तान से बात करने का मौका हासिल करने से पहले तुम हलीमा सुल्तान और सारिम को खत्म कर दोगे। नोयान कराबेग को हुक्म देता है कि कल सुबह सवेरे तुम कोनिया रवाना हो जाओगे। तुम्हें कुछ न हो इसलिए तनगूत भी तुम्हारे साथ जाएगा। नोयान के जाने के बाद तनगूत अपने खेमे में आता है और उसे वो सब बातें याद आती हैं जब जब नोयान ने उस पर जुल्म किए थे। तनगूत खुद कलामी करते हुए कहता है कि नोयान, तुमने ओक्ताई खान की शानदार फौज को इस सरजमीन पर जाया कर दिया। वो मजीद कहता है कि तुमने अपने ही सिपाहियों को मरवाने के लिए छोड़ दिया। अब फतह तुम्हें नहीं जचती नोयान, बल्कि शिकस्त तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब रहेगी। तनगूत मजीद सोचता है, नोयान, मैं तुमसे तब तक जंग करता रहूंगा जब तक तुमसे सलारी का ओहदा वापस नहीं ले लेता। इसके बाद तनगूत अब्दुल रहमान के पास आता है और उससे कहता है, अब्दुल रहमान, क्या तुम अपना वफादारी बेचकर नोयान के पास आकर खुश हो? अब्दुल रहमान जवाब देता है कि तनगूत, मैंने कुछ भी नहीं बेचा, मैं सिर्फ ओक्ताई खान की फौज में एक मुकाम हासिल करने के लिए आया हूँ। तनगूत जवाब में कहता है कि नोयान हर रोज हमें मरने के लिए भेज देता है, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं। तनगूत मजीद कहता है कि अगर हम जंग के मैदान से वापस आ भी जाएं तो यहाँ आके रोते ही हैं कि हम मर क्यों नहीं गए। अब्दुल रहमान जवाब में कहता है कि तनगूत, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तो तनगूत उसे बताता है, नोयान कल कराबेग को कोनिया रवाना करेगा। नोयान ने कराबेग को हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने से पहले ही कत्ल करने की हदायत की है। इसके बाद तनगूत वहां से आ जाता है और खुद कलामी करता है, अब्दुल रहमान, तुम्हें अर्तुरुल को मुझे देना ही होगा। अब्दुल रहमान तनगूत की बात सुनने के बाद फौरन हनी की गार में आता है और उसे कहता है कि फौरन अभी जाके अर्तुरुल को बताओ कि हलीमा सुल्तान और सारिम संगीन खतरे में हैं। उधर कबीले में सरदार खुशनूद के औताक में जिरगा बैठता है। अर्तुरुल को उसकी जिम्मेदारियां वापस देने के लिए सरदार आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। गुंदोगतू जिरगे में कहता है कि जब से हमने अर्तुरुल से उसकी जिम्मेदारियां वापस ली हैं, तब से अब तक अर्तुरुल ने जो कुछ भी कहा वो सब सच साबित हुआ। तैमूर गुंदोगतू से कहता है कि आप मुझसे सिपाहियों की सरबराही वापस लेना चाहते हैं क्या? अर्तुरुल जवाब में कहता है कि बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त है कि सिपाहियों की कमान हमें वापस दी जाए। तैमूर जवाब में कहता है कि क्या अब आप इस अपाहज हाथ के साथ सिपाहियों की जिम्मेदारी उठाएंगे? जिस पर अर्तुरुल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। अर्तुरुल सारे जिरगे से कहता है कि हम चाहते हैं कि सिपाहियों की निगरानी गुंदोगतू करें। कबीले के तमाम सरदार गुंदोगतू को अपना नया सिपा सलार मुकर्रर कर लेते हैं। रात के वक्त जब अर्तुरुल अपने खेमे में मौजूद होता है तो गनी उसके पास आता है और कहता है कि सिपाही अब्दुल रहमान नोयान की तरफ से खबर लाए हैं। गनी अर्तुरुल को बताता है कि हलीमा सुल्तान खतरे में है। नोयान ने इनको मारने के लिए कराबेग को इनके पीछे कोनिया रवाना किया है। अर्तुरुल सारी बात जाके गुंदोगतू को बताता है और कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो हलीमा सुल्तान और दिली दमीर दोनों की जान को खतरा है। अगले दिन अर्तुरुल अपने सिपाहियों को लेकर कोनिया की जानिब रवाना हो जाता है। तनगूत और कराबेग पहले से ही उस रास्ते में मौजूद होते हैं। कराबेग तनगूत से कहता है कि तुम आग से खेल रहे हो। कराबेग मजीद कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अर्तुरुल कितनी बड़ी मुसीबत है? तो तनगूत जवाब में कहता है कि इसको मैं खुद कत्ल करूंगा। अर्तुरुल और उसके साथी तनगूत और कराबेग तक पहुंच जाते हैं। तनगूत उन्हें कहता है कि हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। दुआन तनगूत से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? इसके बाद मंगोल सिपाहियों और अर्तुरुल के सिपाहियों में जंग लड़ जाती है। कराबेग एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है तो अर्तुरुल भी इसके पीछे आ जाता है। अर्तुरुल कराबेग को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ, महल में नोयान के लिए कौन काम करता है? इतने में पीछे से तनगूत आ जाता है और वो फिर कराबेग को वहां पर मार देता है। तनगूत एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि तनगूत को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? एक ही वजह हो सकती है कि इन्हें अब्दुल रहमान की सरगर्मियों का पता चल चुका है। अर्तुरुल मजीद कहता है कि लगता है कि अब्दुल रहमान इस सब के बारे में बेखबर है, लेकिन नोयान अभी अब्दुल रहमान को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब्दुल रहमान के जरिए मुझे हासिल करेगा। और उधर कबीले में कोंजागुल का रिश्ता गुंदोगतू के साथ तय हो जाता है। आरिफ साहब अर्तुरुल को अपने खेमे में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का सलाम देता हूँ। और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत नोयान से कहता है कि कराबेग जैसे ही सादुद्दीन कोपेक का नाम लेने वाला था तो मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। नोयान तनगूत से पूछता है कि अर्तुरुल को कैसे मालूम हुआ कि वो लोग महल की तरफ जा रहे हैं। नोयान तनगूत से मजीद कहता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार जरूर मौजूद है।
वो मजीद कहता है कि गद्दार जो कोई भी है मुझे अर्तुरुल तक पहुंचा देगा। और उधर आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर अहलियत पहुंचते हैं ताकि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से अर्तुरुल को मिलवा सकें। आरिफ साहब रास्ते में अर्तुरुल को बताते हैं कि ये खिता मुबारक खिता है और हमारा दारुल हुकूमत रह चुका है। आरिफ साहब अर्तुरुल को मजीद बताते हैं कि दर हकीकत हमारे सुल्तान अल्पार सलान ने मालसगीरत को फतह करने से पहले इसी जगह पर अपनी फौज इकट्ठी की थी और यही वजह है कि सरजमीन की हिफाजत हमारे बुजुर्गों की मीरास की हिफाजत है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अजीम शहर तामीर की हैं, जैसे समरकंद, बुखारा, तबरीज, रे। आरिफ साहब अर्तुरुल से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि बहाली अरूज की ये आग इन्हीं शहरों से शुरू होगी। इसके बाद अर्तुरुल और आरिफ साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में शामिल हो जाते हैं। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने पास बुलाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में गुज़िश्ता बहादुरों जैसे हिम्मत देखी है। वो अर्तुरुल से मजीद पूछते हैं कि तुर्क इस्लामी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्तुरुल जवाब में कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाई हुई है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अर्तुरुल से कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अब जिस जगह तुम्हें जाना है वो बाज़ंतीनी शहर के अकब में है। वो मजीद बताते हैं कि वो जगह जरखेज और अछूती है, अपने कबीले को वहाँ हिजरत करने की कोशिश करो। वो अर्तुरुल से मजीद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को एक बार जाकर देख आओ। मेहरदीन आयतुलन और कोंचागुल के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सादुद्दीन कोपेक ने खत लिखा है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत ही जल्द तमाम तुर्क सरदारों को मेरी सरदारी के लिए ताबे कर लेगा। मेहरदीन मजीद बताता है कि सादुद्दीन कोपेक और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तुरुल की लाश। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अर्तुरुल को लेकर बाज़ंतीनी शहर के अकब में वो सरजमीन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल वहां जाकर जोगानी से बातें करते हुए कहता है कि हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा और वो दिन भी जरूर आएगा जब हम मजबूत और मुत्तहिद हो जाएंगे। एक जंगजू औरत गुलबानो कबीले में आती है और वो आयतुलन से मिलती है। आयतुलन उससे कहती है कि अभी तो जाकर आराम करो, लेकिन खैमे में बहुत से मसाइल हैं। तुमने सुना तो होगा कि काई हमारे कबीले में पनाह गजीन है। दोहान एक नजर गुलबानो को देखता है तो गुलबानो उसके दिल में घर कर जाती है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।